सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर विवेक नाथ त्रिपाठी इग्नू के इस लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस परिचर्चा में हम लोग ब्लॉक 4 यानी खंड 4 के अंतर्गत इकाई 15, 16 और 17 पर चर्चा करेंगे, जिसमें आंकड़ों का संग्रह, उसका वर्गीकरण, उसका विश्लेषण मात्रात्मक एवं गुणात्मक दृष्टिकोण से किया गया है। जब हम आंकड़ों की बात करते हैं तो पीछे जो चर्चाएं हुई हैं उनकी पुनरावृत्ति भी आवश्यक प्रतीत होता है। ये आंकड़े कहां से प्राप्त होते हैं, किस कार्य के लिए प्राप्त होते हैं, आंकड़े संग्रह करने की आवश्यकता क्या है और उसका वर्गीकरण, सारणीयन, टैबुलेशन और क्लासिफिकेशन कैसे करना है, यह भी आवश्यक होता है। संक्षिप्त में हम लोग जानें कि कोई भी अनुसंधान जो है, अगर हम उसको कहें तो एक प्रक्रिया होती है जिसमें कुछ चरणों का पालन करके आंकड़ों को संग्रह करने का, उसके विश्लेषण करने का कार्य किया जाता है, जिससे जो उपलब्ध सूचनाएं हैं उनके बारे में एक अपनी समझ विकसित हो और जो सूचनाएं हैं उससे कुछ ज्यादा सूचनाएं बढ़ें, विकसित हों, ज्ञान में वृद्धि हो। इस तरीके के अवधारणा को रखते हुए हम इस प्रक्रिया का पालन करते हैं। सामान्य रूप से अनुसंधान में हम प्रश्नों को खड़ा करने का प्रयास करते हैं, हम आंकड़ों के संग्रह करने का कार्य करते हैं और उन आंकड़ों के आधार पर जो प्रश्न खड़े किए गए हैं उन प्रश्नों का उत्तर देने का कार्य करते हैं। तो जो प्रश्न हैं उनको उत्तर देने का कार्य, और भी अनेक तर्क दिए जा सकते हैं अनुसंधान का, और जिसको कि हम लोग आंकड़े संग्रह करने से उसको जोड़ सकते हैं। जैसे जब हमें कुछ सिस्टमेटिक प्रक्रिया, सिस्टमेटिक प्रयास करना हो कुछ नए ज्ञान के लिए, तो भी हम आंकड़े संग्रह की दिशा में बढ़ते हैं। जब हमें किसी उपलब्ध जो तथ्य हैं, जो फैक्ट हैं, उन फैक्ट को वैलिडेट करना हो, उसको पुनः सत्यापित करना हो, तब भी उससे संबंधित कुछ आंकड़े संग्रह की दिशा में हम लोग आगे बढ़ते हैं और उसको बोल सकते हैं कि रीजन फॉर कंडक्टिंग रिसर्च। उसी तरीके से कोई नया सिद्धांत विकसित करना हो, इन ऑर्डर टू बिल्ड न्यू थ्योरी, और अन्य अनेक भी कारण हो सकते हैं जिसके कारण हम लोग अनुसंधान करने का कार्य या उस प्रक्रिया के दौरान आंकड़े संग्रह का कार्य करते हैं। बेसिक जो पर्पज है हमारा अनुसंधान का, वो होता है कि ऐसे प्रश्नों का उत्तर देना जिसका उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, या फिर जो कहीं ना कहीं छुपा हुआ है, इसलिए कहते हैं ट्रूथ विच इज हिडन एंड विच इज हैज नॉट बीन डिस्कवर्ड एट। जो अभी तक उत्तर नहीं दिया गया है, खोजा नहीं गया है, ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए विभिन्न प्रकार के डायमेंशंस पे हमें कार्य करना होता है। उसमें से एक जो महत्वपूर्ण कार्य है वो आंकड़ा संग्रह करना, समंकों को संग्रहित करना और उनका निरूपण करना और उनका विश्लेषण करना शामिल है। जब हम आंकड़े संग्रह करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं तो अनुसंधान में विभिन्न प्रकार के अनुसंधान की बात की जाती है, मात्रात्मक, गुणात्मक, प्रयोगात्मक। तो विभिन्न प्रकार के जो अनुसंधान हैं उसमें विभिन्न प्रकार के आंकड़ों की आवश्यकता होती है। अब विभिन्न प्रकार के आंकड़ों को, विभिन्न प्रकार के जो अनुसंधान की प्रकृति है, जो नेचर है रिसर्च का, उस नेचर के हिसाब से आंकड़े संग्रह करने की भी आवश्यकता होती है।
फिर उसी के हिसाब से उसका टैबुलेशन करना पड़ता है, वर्गीकरण करना पड़ता है, उसका सारणीयन करना पड़ता है, उसका ग्राफ़िकल रिप्रेजेंटेशन करना पड़ता है, उसकी एनालिसिस करनी पड़ती है। अ, मान लीजिए हम मात्रात्मक अनुसंधान की तरफ बढ़ते हैं और मात्रात्मक अनुसंधान में हमें आँकड़ा संग्रह करना है, तो आँकड़ा संग्रह करने के लिए उपकरण हैं। हमारे व्यावहारिक मनोविज्ञान में विभिन्न प्रकार के उपकरण हैं, जिनका प्रयोग हम आँकड़ा संग्रह करने के लिए करते हैं। जिसमें आप प्रश्नावली कह सकते हैं, रेटिंग स्केल कह सकते हैं। इसके अतिरिक्त गुणात्मक अनुसंधान की तरफ जब आप बढ़ते हैं तो आप इंटरव्यू, फ़ोकस ग्रुप डिस्कशन, इस तरह के उपकरण हैं, इस तरह की विधियाँ हैं जिसका प्रयोग करके हम आँकड़ों के संग्रह करने का कार्य करते हैं। ये तो बात हुई कि आंकड़े संग्रह करना रिसर्च की प्रकृति के अनुसार आंकड़ों को कैसे संग्रह किया जाए। इसका ध्यान करना, इसको देखना कि गुणात्मक आंकड़े के लिए किस प्रकार के उपकरणों की सहायता लेनी है और मात्रात्मक अनुसंधान के लिए किस प्रकार के विधियाँ और उपकरणों की सहायता लेनी है, जिसके आधार पे हम आंकड़ों को संग्रह करेंगे। अब अगर हम लोग समझें कि चाहे वो मात्रात्मक हो, चाहे वो गुणात्मक हो, एक प्रकार से आंकड़े हमारे पास आ गए हैं और उन आंकड़ों को हमें समझना है। जैसे कि उस आंकड़ों के आधार पर कुछ निष्कर्ष निकालने हैं, उस आंकड़ों के आधार पर कुछ अनुमान लगाना है, उस आंकड़ों के आधार पर कुछ निर्णय लेना है। तो हमें उन आंकड़ों का निरूपण कैसे करना है, हमें उन आंकड़ों का विश्लेषण कैसे करना है। बहुत सारी सूचनाएं इस यूनिवर्स में उपलब्ध हैं, लेकिन उन सूचनाओं में से अपनी सूचना, अपने कार्य की सूचना, अपने उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए जो सूचना है, उसको कैसे निकाला जाए, इस दिशा में आगे जब हम बढ़ते हैं, तो हमें आंकड़ा कह लीजिए कि उसके वर्गीकरण की आवश्यकता होती है। अनुसंधान में निष्कर्ष और व्याख्या करना, ये दोनों जब हम कंक्लूजन और इंटरप्रिटेशन की तरफ बढ़ते हैं, तो हमें आंकड़े की प्रकृति को समझना पड़ता है, नेचर ऑफ डाटा समझना पड़ता है। उसी तरह जैसे अभी हमने अनुसंधान की बात की, गुणात्मक और मात्रात्मक। तो उसी तरह से गुणात्मक आंकड़े होते हैं, क्वालिटेटिव डाटा होता है और क्वांटिटेटिव डाटा होता है। जो क्वालिटेटिव डाटा होता है, जो आंकड़े होते हैं, उसको भी हम मात्रात्मक आंकड़ों के रूप में परिवर्तित करके संख्या मान ज्ञात करते हैं और उस संख्या मान में उसका वर्गीकरण, सारणीयन, निरूपण, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हुए एक संक्षिप्त मीनिंग देने का कार्य करते हैं, समझने की दृष्टि से आसान बनाने का कार्य करते हैं। उसमें फिर उस प्रकृति के अनुसार जो एप्रोप्रिएट सांख्यिकी प्रविधियां हैं, जो अवधारणाएं हैं सांख्यिकी प्रविधियों का, कि किस प्रकार के आंकड़ों में मापन के किस स्तर पे वो आंकड़ा प्राप्त हुआ है, उस स्तर पे किस प्रकार के सांख्यिकी प्रविधियों का प्रयोग किया जाएगा, इसका निर्धारण करते हैं। मुख्य रूप से दो तरह के आंकड़ों की प्रकृति हमारे सामने आती है। जब हम आंकड़ों को लेकर के देखते हैं तो दो प्रकार के स्रोत भी समझ में आते हैं। एक प्राइमरी सोर्स जिसे हम लोग प्राथमिक स्रोत के नाम से जानते हैं और एक सेकेंडरी सोर्स जिसको हम द्वितीयक स्रोत के नाम से जानते हैं। उसी को हम अगर कहना चाहें तो प्राथमिक आंकड़े और सेकेंडरी, जिसे द्वितीय आंकड़े के रूप में भी हम कह सकते हैं। जैसे अगर प्राथमिक आंकड़ों की बात की जाए तो प्राथमिक आंकड़े क्या हैं और द्वितीयक आंकड़े क्या हैं। उदाहरण के लिए अगर हम लोग मैं बात करूं तो मान लीजिए कि किसी रेस्टोरेंट में भोजन की गुणवत्ता पर हमें बात करनी है, तो एक रेटिंग स्केल 5 पॉइंट का हम बनाएं और उसकी श्रेणी निर्धारित करें कि अच्छा है, बहुत अच्छा है, बेहतरीन है, अच्छा नहीं है। इस तरह के हम 5 बिंदुओं में एक मापनी तैयार कर सकते हैं और उस मापनी के आधार पर विभिन्न प्रकार के जो वहाँ पे सब्जेक्ट जाते हैं,
जो वहाँ पे कंज्यूमर जाते हैं, उनसे उसका रेटिंग करा कर के उसकी गुणवत्ता का आकलन कर सकते हैं। वो हमारा एक कहा जाए कच्चा स्कोर होगा, रॉ डाटा होगा और उसको हम प्राथमिक आंकड़ों के रूप में लेंगे। लेकिन वहीं पर किसी डायरेक्टरी में गवर्नमेंट की, एनएसएसओ की या गवर्नमेंट की कोई रिपोर्ट्स है, वहाँ से कोई आंकड़े प्रकाशित हुए हैं और चूँकि रेस्टोरेंट का उदाहरण हमने लिया, तो फूड एंड साइंस डिपार्टमेंट से अगर यह सर्कुलर या कोई नोटिफ़िकेशन ऐसा जारी किया गया, तो वहाँ पे जो इस तरह के आंकड़े हैं, जैसे जनसंख्या से संबंधित, शिक्षा से संबंधित कुछ आंकड़े जहाँ पे हम प्राथमिक स्रोत रूप से उस आंकड़ों को संग्रह नहीं करते हैं, तो वहाँ पे जो आंकड़े होते हैं वो द्वितीय अ, आंकड़ों के रूप में सेकेंडरी डाटा के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। उसमें भी कुछ मात्रात्मक और कुछ गुणात्मक दोनों प्रकार के आंकड़े होते हैं। उन आंकड़ों के आधार पर हम उन आंकड़ों की प्रकृति के हिसाब से उन आंकड़ों पे किस प्रकार का आंकड़ा प्राप्त हुआ है, किस मापन के किस लेवल पे नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो, ये जो मापन के विभिन्न स्तर हैं, उसमें किस स्तर पे आंकड़े प्राप्त हुए हैं, उनके आधार पर हम सांख्यिकी विधियों का चयन करते हैं। प्रत्येक सांख्यिकी प्रवृत्ति और विधियों की अपनी एक विशेषता होती है, उसका अजम्पशन्स होता है, उसकी अवधारणाएं होती हैं। इन आंकड़ों के विश्लेषण में हमें उन अवधारणाओं का परीक्षण करना आवश्यक होता है। इसीलिए आंकड़े की प्रक्रिया और उसके संग्रह की प्रक्रिया के साथ-साथ उसकी प्रकृति का अध्ययन और आवश्यक होता है। तो प्राथमिक स्रोत के साथ-साथ द्वितीयक स्रोत की बात अभी हमने आपसे की। इसके अतिरिक्त 2 तरह के आंकड़े जब हम पैमानों की बात करते हैं, तो हमारे सामने आते हैं। सतत आंकड़े, जिसको हम लोग कंटीन्यूअस डाटा के रूप में देते हैं। ये इस प्रकार के आंकड़े होते हैं, जिनको हम विभिन्न प्रकार के खंडों में बाँट कर निष्कर्ष निकाल सकते हैं। इसके लिए मूल्यों की गणना जैसे अगर हम कहें कि कंटीन्यूअस डाटा क्या है, तो इसका उदाहरण हम लोग दे सकते हैं। जैसे किसी की लंबाई है, तो हो सकता है उसकी लंबाई 160 सेंटीमीटर हो, इंटेलिजेंस है, इसमें शुद्ध मापन किया तो जा सकता है और करते भी हैं, लेकिन एक्यूरेट जैसे कि किसी की 1 से 160 सेंटीमीटर हमने कहा, लेकिन हो सकता है कि वो 160.362 भी हो। तो इस तरह के जहाँ पे आंकड़े जहाँ पे प्रयोग किए जाते हैं या इस तरह की प्रवृत्ति होती है जहाँ पे कह लीजिए कि अ, डेसिमल में अ, मात्रात्मक रूप से आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं, तो कॉन्टिन्यूअस जिसको हम लोग बोले सतत आंकड़ों के रूप में आते हैं, जिसमें हमने अभी उदाहरण आपको दिया बुद्धि का। बुद्धि का एक्यूरेट मेजरमेंट तो हो सकता है उपकरणों के माध्यम से, लेकिन उसका वास्तविक जो क्वालिटी है, उसको हम मेजर करने के लिए कंटीन्यूअस डाटा के रूप में उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और उदाहरण जैसे मैंने अभी आपको लंबाई का दिया, उसी तरह से बुद्धि का भी दिया जा सकता है। एग्जैक्ट पैमाना नहीं है। उसी तरीके से दूसरा जो डाटा होता है वो असतत जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रीट डाटा। आंकड़े ऐसी गणना है जिसमें केवल पूर्णांक होते हैं, तो मान को भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता। एक अतत श्रेणी वास्तविक अंतरों को प्रदर्शित करती है। उदाहरण के लिए यदि हम लोग देखें कि एक कक्षा में 45 लड़के हैं और 18 लड़कियां हैं, एग्जैक्ट है 18 लड़कियां हैं, तो उसमें कहीं डेसिमल का सवाल नहीं है, प्रश्न नहीं पैदा होता। वो 18.9 नहीं हो सकता, वो 18 ही है। तो दोनों समूहों में वास्तविक अंतर हो, जहाँ पे हो, वहाँ पे हम कह सकते हैं कि वो डिस्क्रीट डाटा है। जहाँ पे जैसे हम लोग उदाहरण के रूप में राष्ट्रीय जनगणना में असतत आंकड़ों का एक उदाहरण देख सकते हैं। आंकड़ों के प्रकृति
जिसको हमने अभी बताया कि सतत आंकड़े और असतत आंकड़े। सतत आंकड़े जहाँ पे वास्तविक अंतर का पता लगाना संभव नहीं हो पाता है, और असतत आंकड़े जो बिल्कुल ही अंतर है, जैसे किसी समूह में मैंने अभी उदाहरण दिया कि बॉयज़ और गर्ल्स, तो कितने बॉयज़ हैं और कितनी गर्ल्स हैं, मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं, यह एग्ज़ैक्ट पता लग जाता है। लेकिन जब हम उसके इंटेलिजेंस की बात करते हैं, उसके एटीट्यूड की बात करते हैं, उसके लंबाई की, उसके वेट की बात करते हैं, तो बहुत सारा इसमें डेसिमल्स आने की एग्जैक्ट माप आने की संभावना कम होती है। उसी तरीके से जैसे अभी हमने एक प्रकृति चर्चा की, अब ये प्रत्येक आंकड़े किसी न किसी मापन के स्तर पे आते हैं। उसी प्रकार से जब और उसको हम लोग व्यवस्थित तरीके से देखने की कोशिश करते हैं, तो आंकड़ों का फैला हुआ एक कह लीजिए कि जाल है, जिसमें विभिन्न प्रकार के आंकड़े होते हैं। और जब हम उसको व्यवस्थित करने की दिशा पे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो आंकड़े हमारे सामने आते हैं व्यवस्थित, जिसको हम लोग बोल सकते हैं वर्गीकृत और अवर्गीकृत, ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा। तो अनग्रुप डाटा क्या होता है? अनग्रुप डाटा वो होता है जिसको हम लोग बोलें कि जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक शिक्षक है और वो कक्षा में किसी एक विषय की उपलब्धि परीक्षण का आकलन अपने विद्यार्थियों से करना चाहता है, और उसकी कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं। 20 को उसने उपलब्धि परीक्षण दिया, और उस उपलब्धि परीक्षण के आधार पे प्राप्तांक उसके सामने आए। उन प्राप्तांकों को अगर एक जगह पे रख दिया जाए, जैसे 50 नंबर का परीक्षण था और 20 विद्यार्थी थे, तो किसी का 18, किसी का 20, किसी का 35, किसी का 40, किसी का 45, इस तरीके से प्राप्तांक प्राप्त करने की संभावना है और है भी। लेकिन अगर उस प्राप्तांकों को अगर हम लोग सामने रखें, तो उसके आधार पर कोई निष्कर्ष, कोई निर्णय, कोई प्रश्न हम नहीं दे सकते। जैसे कि सबसे अधिक प्राप्तांक किसका है? सबसे कम प्राप्तांक किसका है? सबसे कम और सबसे अधिक प्राप्तांक में अंतर कितना है? इस तरह के जब प्रश्न दिमाग में आते हैं, तो जहाँ पे संक्षिप्त डाटा है, 10 की संख्या है, 20 की संख्या है, 50 की संख्या है, तो वहाँ पे तो हम अवलोकन करके और यह प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। लेकिन जहाँ पे संक्षिप्त संख्या नहीं है, वहाँ पे इन प्रश्नों का उत्तर देना कठिन हो जाता है। तो जहाँ पे इस तरह के आंकड़े हैं, कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे संक्षिप्त प्राप्तांक है, संक्षिप्त आंकड़ों की संख्या है, उसको तो हम निरूपण की दृष्टि से कर लेते हैं, और उसको हम अनग्रुप डाटा भी कहते हैं। लेकिन जब इसी डाटों की संख्या 25-20 की जगह पे 500 हो जाएगी, तो हमें कैलकुलेशन करने में, हमें उन आंकड़ों के आधार पर अनुमान लगाने में, हमें उन आंकड़ों के आधार पर निर्णय लेने में समस्या होगी। तो जब हमें समस्या होगी, तो हम उस अनग्रुप डाटा को ग्रुप डाटा की तरफ परिवर्तित करने की कोशिश करते हैं। हम ग्रुप डाटा में हम किसी भी आधार पे उसको जो है ग्रुप कर सकते हैं। मेल, फीमेल, इंटरवल के माध्यम से, फ्रीक्वेंसी निकाल करके। तो इस तरीके से जो आंकड़े हैं, उसको हम लोग बोल सकते हैं ग्रुप्ड। और जहाँ पे अनग्रुप्ड डाटे की बात आती है, जैसे मैंने एग्जांपल आपको दिया कि 20 की जगह पे 70 विद्यार्थी हो जाएँ, 100 विद्यार्थी हो जाएँ, तो इनका परीक्षण कैसे होगा? यदि एक शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त जो प्राप्तांक हैं, उनको एक क्रम में लगाता है, एक क्रम अनुसार उसको व्यवस्थित करने का कार्य करता है, तो आंकड़ों की संख्या कम होने पर तो ये आसान है, लेकिन जैसे ही संख्या ज़्यादा होगी, तो उनका क्रम लगाना भी, जिसको हम लोग आरोही और अवरोही क्रम के नाम से जानते हैं, ये कठिन होता है, बढ़ते और घटते हुए क्रम में। लेकिन वह एक रूप है आंकड़ों को व्यवस्थित करने का। तो उसी तरीके से जो ग्रुप डाटा है, उसमें हम क्या करते हैं, हम एक ग्रुप तय करते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी के फैलाव को देखते हुए, उसके जो बारंबारता है, उसका जो रेंज है, उसको देखते हुए हम
एक तरीके से एक ग्रुप डाटा की निर्माण करने की कोशिश करते हैं, जिसको हम लोग वर्ग अंतराल के रूप में ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 100 की संख्या है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 ऐसा करते हुए 100 तक की संख्या में हम लोग जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि 0 से 10 की संख्या में कित के फॉर्म में आता है। उसको हम लोग वर्गीकृत आंकड़ों का नाम दे सकते हैं, जहाँ पे हम वर्गांतरालों के माध्यम से, क्लास इंटरवल के माध्यम से आंकड़ों को व्यवस्थित करते हैं। जहाँ पे आंकड़े छोटे नहीं बल्कि बड़े होते हैं, जहाँ सैंपल साइज़ स्मॉल नहीं लॉन्ग होता है, वहाँ पे ग्रुप डाटा की आवश्यकता हो जाती है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन में ग्रुप डाटा के माध्यम से और अनग्रुप डाटा के माध्यम से कौन-सा ऐसा ग्रुप है जो सबसे कम प्राप्तांक वाला है, 0 से 10 वाला या सबसे 50 से या 100 90 से 100 वाला। इस तरीके से हम देख कर के आंकड़ों का अनुमान ग्रुप डाटा के रूप में कर सकते हैं। अब ये तो बात हो गई आंकड़ों की प्रकृति की। प्राथमिक आंकड़े, द्वितीयक आंकड़े, ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा। इस प्रकार से हमारे पास आंकड़े आते हैं और हमने उदाहरण आपको दिया। अब जब इन आंकड़ों के ऑर्गेनाइजेशन की बात आती है, इन आंकड़ों के वर्गीकरण की बात आती है, तो हमें यह भी समझने की आवश्यकता होती है कि जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको क्लासिफाई जिसको हम बोलते हैं वर्गीकृत बारंबारता वितरण और अवर्गीकृत बारंबारता वितरण, उसको कैसे तैयार करते हैं, जिसकी हम अभी आपसे चर्चा हमने की है। तो जब हम बारंबारता तैयार करने की बात करते हैं, फ्रीक्वेंसी तैयार करने की बात करते हैं, तो हमने अभी आपसे कहा कि उसकी उच्चतम जो सीमा है क्लास इंटरवल की और जो उसकी निम्नतम सीमा है, उन दोनों के अंतर अथवा उस आंकड़ा जो एक अनग्रुप डाटा है, जिसका कोई स्वरूप नहीं है, जिसके आधार पे हम कोई अनुमान नहीं लगा सकते, उसको हम अवरोही या आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। अवरोही और आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद हम उसका जो सबसे उच्चतम मूल्य है, वैल्यू है, उसमें और न्यूनतम मूल्य से उसका प्रसार ज्ञात कर लेते हैं और उसके वर्ग अंतराल की गणना करते हैं। फिर उसके आधार पे उस वर्ग अंतराल को तैयार करते हैं, जिसमें हम चाहें तो हम बारंबारता वितरण सारणी का भी तैयार कर सकते हैं, जिसमें कि सिग्मा एफएक्स जिसको हम लोग कुल समंकों का जो सैंपल है, साइज़ है, उनकी संख्या जिसको बोलते हैं कुल प्राप्तांकों की संख्या कितनी है, उसको हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको अभी दिया कि जैसे 0 से 10, 10 से 20, तो अगर आपके पास एक आंकड़ा है 100 विद्यार्थियों का, तो आप उसको अवरोही या आरोही क्रम में तैयार किए। फिर उसके बाद आपने ये तय किया फैलाव के हिसाब से कि 10 ग्रुप का रेंज, 10 डिफरेंस का रेंज लेकर के हम क्लास इंटरवल तैयार कर सकते हैं। तो उस क्लास इंटरवल में आपने ये तय किया कि 0 से 10 की हम क्लास इंटरवल तैयार करेंगे। फिर आप 0 से 10 में कितने विद्यार्थी स्कोर पा रहे हैं, उनकी टैली, उनका मिलान चिन्ह लगाते हैं और टैली लगाने के बाद उनकी फ्रीक्वेंसी ज्ञात हो जाती है। जैसे कि मैंने आपको उदाहरण दिया 0 से 10 में मान लीजिए 3 विद्यार्थी हैं, फिर 10 से 20 में 4 विद्यार्थी हैं तो 4 टैली, पा फिर 20 से 30 में 6 विद्यार्थी हैं तो 6 टैली। इस तरीके से लाइन खींच करके हम टैली जिसको बारंबारता की श्रेणी में हम लोग रखते हैं, उसको हम बारंबारता की टैली बनाकर बारंबारता वितरण सारणी बना करके हम बारंबारता उसकी फ्रीक्वेंसी को ज्ञात कर सकते हैं, जिससे हमें उसके वास्तविक n का पता लग जाए। ये सारी बातें जो मैं अभी आपसे कर रहा हूँ, ये सारी बातें आंकड़ों को व्यवस्थित करना इस दृष्टि से ताकि वो आसानी से समझ में आ जाए, ताकि वो आसानी से जिस अर्थ को कन्वे करना चाहते हैं हम, वो कन्वे हो जाए। इस दृष्टि से हम इसको क्या बोलते हैं बात कर रहे थे। जैसे अभी मैंने आपको अ,
प्राथमिक आंकड़े, द्वितीयक आंकड़े, आपको सतत आंकड़े, असतत आंकड़े, कंटीन्यूअस और डिस्क्रीट आंकड़े की बात की। अभी मैंने आपको क्लास इंटरवल कैसे बनाया जाता है इस पे बात की। उसी तरह से उन आंकड़ों का निरूपण होता है, क्योंकि जो आंकड़े होते हैं वो अंकीय जो आंकड़े होते हैं वो कठिन होते हैं, समझने और व्याख्या करने में उनको कठिनाई होती है। मैंने अभी आपको बहुत सारा उदाहरण दिया, और अभी एक और उदाहरण हम लोग लेते हैं कि बारंबारता सारणी तो हमने बना लिया, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि जो उद्देश्य हम चाहते हैं, उसकी पूर्ति नहीं होती है। जैसे उस बारंबारता सारणी को देख करके अनुमान लगाया तो जा सकता है कि किसमें सबसे ज़्यादा है, लेकिन ज्यामितीय दृष्टिकोण से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ज्योमेट्रिक के फॉर्म में हमें अगर उसको देखना हो तो हम वहां पे उस आंकड़ों को नहीं देख सकते। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के जो जो ज्योमेट्रिक फिगर्स हैं, जो डायग्राम्स हैं, चित्र हैं, उनका हम प्रयोग करते हैं। आंकड़ों के आलेखी निरूपण को इस दृष्टि से, ताकि वो आकर्षक हो। जैसे मैंने उदाहरण दिया, अभी आप उसको ऑब्जर्व करने के लिए जाएँगे तो आपको प्रत्येक कॉलम को देखना पड़ेगा कि प्रत्येक कॉलम में जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है। उसके बाद आप अनुमान लगाएँगे, लेकिन जैसे ही आप उसको किसी ग्राफ पर, किसी डायग्राम पर, जैसे बार डायग्राम है, रेक्टेंगुलर है, सर्किल है, फिगर है, इसका प्रयोग करते हैं और अनुसंधानकर्ता प्रत्येक प्रकार के आंकड़ों को आकर्षक रूप देने के लिए, सरल तरीके से समझने के लिए, व्यवस्थित रूप देने के लिए इन सारे प्रकारों का प्रयोग करता है। उसमें ग्राफ पेपर पे भी उसका प्रयोग कर सकता है, उस पे चित्र के रूप में प्रयोग करता है। हालाँकि ग्राफ और चित्र दोनों में अंतर है। बहुत सारे विकल्प दोनों की प्रविधियों के रूप में हैं और उसका प्रयोग कर सकता है। और हम जानते हैं कि जब अनुसंधानकर्ता आंकड़ों को आलेखीय रूप देने का प्रयास करता है या उसको बदलने की सोचता है, तो उसे 2 प्रकार की लंबवत रेखाएँ खींचनी होती हैं, जिसको हम लोग एक्स अक्ष और वाई अक्ष, और प्रत्येक रेखा जो है एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है, हम देख सकते हैं। जैसे क्लास की संख्या को ले लीजिए, लंबाई और चौड़ाई को ले लीजिए, है ना? तो उसको जब हम ग्राफ के आधार पर देखेंगे, स्कोर को देखेंगे, तो उदाहरण के लिए अगर आप मान लीजिए कि जैसे एक आपने देखा होगा किसी कक्षा के जब उपलब्धि परीक्षण को हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, तो मान लीजिए लाइन डायग्राम हम बनाते हैं, रेखीय चित्र बनाने की कोशिश करते हैं, तो इस तरीके से फ्लैक्चुएट होता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, इस तरीके से, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा को देख करके फिगर के रूप में हम अंदाजा लगा सकते हैं कि किस स्कोर पे सबसे ज़्यादा बच्चे स्टैंड किए हुए हैं। तो इस तरीके से आंकड़ों को एक कह लीजिए कि व्यवस्थित रूप देने के लिए जब हम विभिन्न प्रकार के जो आलेख हैं, जैसे दंड आरेख है, दंड चित्र है। अब दंड आरेख आप समझ रहे हैं, उसको भी हम लोग एक्स और वाई अक्ष की मानते हुए अगर उसको देखते हैं, मान लीजिए एक से ज़्यादा हैं, तो एज ग्रुप के हिसाब से अगर बुद्धि लब्धि का वितरण करना चाहते हैं, या फिर हम पर्टिकुलर उपलब्धि के बारे में किसी विद्यार्थी की बात करना चाहते हैं, तो एक्स 1, 2 या वर्ष, जैसे अभी मौसम का हाल देखना हो, तो किस वर्ष कैसे रहा, तो कब टेम्परेचर हाई हुआ, कब टेम्परेचर लो हुआ। तो इसको जैसे ही हम दंड आरेख में करते हैं, तो ईज़िली हमें पता चल जाएगा कि किस वर्ष टेम्परेचर ज़्यादा रहा। तो हम इस प्रकार से भी आंकड़ों का रिप्रेजेंटेशन जिसको करते हैं, आलेखीय निरूपण दंड आरेख के माध्यम से, वृत्त या पाई आलेख के माध्यम से और आयत चित्र के माध्यम से हम कर सकते हैं। आयत चित्र भी दंड आलेख के ही जैसा है, जिसमें विभिन्न प्रकार के आंकड़ों को हम वर्गीकृत करने की कोशिश करते हैं, और इस प्रकार से आंकड़ों को एक आलेखीय निरूपण करते हुए उनको आकर्षक बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के जो निरूपण के ये
जिसकी मैंने बात अभी आपसे की कि दंडारेख, रेखीय आरेख, वृत्त, इनका प्रयोग करके हम कर सकते हैं। मान लीजिए कोई वृत्त के फॉर्म में आंकड़े हैं 70%, 40%, 30%, तो जैसे ही 70% की बात आएगी तो अपने आप में आप देख करके अंदाजा लगाएंगे कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो विद्यार्थी हैं उनका प्राप्तांक यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। तो इस प्रकार हमने ये समझने का प्रयास किया कि आंकड़े जो हैं उनका संगठन कैसे हम करते हैं और वो किस प्रकार से एक जो फिगर है उसको उसको एक अर्थ रूप देने का कार्य करते हैं, जिसके आधार पे हम कुछ निष्कर्ष लेने का जिसके आधार पे हम कुछ निर्णय लेने का कार्य कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये आंकड़े की एक चरण की प्रक्रिया हुई, जिसको हम उसको व्यवस्थित थोड़ा-सा, जैसे पहले एग्ज़ाम्पल को अगर आप देखेंगे तो अव्यवस्थित तरीके से पढ़ा हुआ आंकड़ा था, किसी एक कक्षा के विद्यार्थी की उपलब्धि का वितरण ऐसे रख दिया गया, जिसके आधार पे हम उसको व्यवस्थित करते-करते यहाँ तक पहुँचे कि हम उन आंकड़ों को ग्रुप डाटा में, अनग्रुप डाटा में तैयार करें, उनको कंटीन्यूअस और डिसकंटीन्यूअस अ अ, की श्रेणी में तैयार करें। फिर उसके बाद उन आंकड़ों के आधार पर हम पाई डायग्राम, बार डायग्राम, दंड आरेख, वृत्त, इन सब में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें। इन प्रत्येक में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, फिर उसके आधार पे थोड़ा-सा और वो विज़िबल हो जाता है, थोड़ा-सा और वो आकर्षक हो जाता है। लेकिन अभी भी वो बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर नहीं देता। जैसे एक और दूसरे विद्यार्थी के बीच में क्या अंतर है? उस पूरे समूह का औसत क्या है? तो इस प्रकार से जब हम आंकड़ों का आलेखी निरूपण करते हैं, तो अनुसंधान प्रक्रिया में हम विभिन्न प्रकार के उपकरण जो हैं, उनका प्रयोग करते हैं। किसी न किसी व्यक्ति पर उसको प्रशासित करते हैं और उस उपकरण के माध्यम से किसी चर के बारे में, किसी वेरिएबल, जैसे जिसकी मैंने बात की उपलब्धि परीक्षण, उपलब्धि एक वेरिएबल है, कुछ न कुछ हमें माप प्राप्त होते हैं, कुछ न कुछ हमें उसकी मात्रा प्राप्त होती है। चूँकि चर वह है जो परिवर्तनशील होता है, चर की अपनी एक मात्रा होती है। तो किसी भी एक गुण का जब हम मापन करने की दिशा में किसी उपकरण का प्रयोग करते हैं, तो उसकी एक मात्रा हमारे पास प्राप्त होती है। जैसे उपलब्धि परीक्षण की हमने बात की, तो उपलब्धि परीक्षण प्रत्येक विद्यार्थी का जो प्राप्तांक है, वह एक मात्रा है। वो परिवर्तित होता भी रहता है, ये चर का स्वाभाविक अ अ अ, रूप है, उसका नेचर है कि वो परिवर्तित होता है। अब उस प्राप्तांकों को व्यवस्थित रूप देने की श्रेणी में हम यहाँ तक बढ़ते हैं। लेकिन जब हमें उन प्राप्तांकों से कोई निष्कर्ष निकालना हो, उन प्रश्नों का उत्तर देना हो कि इसका औसत क्या है? इस विद्यार्थी में सबसे अच्छा, इस कक्षा में सबसे अच्छा विद्यार्थी क्या है? कौन है? और जो सबसे अच्छा है और जो उससे थोड़ा-सा कम है, उन दोनों के बीच में अंतर क्या है? सबसे कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? औसत अंक प्राप्त करने वाली विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? उस समस्त समूह में जो बीच का प्राप्तांक है वो क्या है? तो इस तरीके के जब प्रश्न उत्तर देने का हम प्रयास करते हैं, तो हमें सांख्यिकी प्रवृत्तियाँ, सांख्यिकी मापों का प्रयोग करना पड़ता है। यह भी आंकड़ों के विश्लेषण की दिशा में एक तरीके से सांख्यिकी मापों का प्रयोग करना पड़ता है। उन जो नमूने हैं, जो सैंपल हैं, उस सैंपल में किस तरीके की सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है, तो हमारे दिमाग में 2 तरह की सांख्यिकी की बात आती है। एक जिसको हम लोग वर्णनात्मक और दूसरा अनुमान आधारित यानी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स और इन्फिनियल स्टैटिक्स का नाम हम लोग देते हैं। वर्णनात्मक सांख्यिकी मापों का उपयोग किसी विशेष समूह की व्याख्या करने के लिए किया जाता है। वे समान समूह पर लागू नहीं होते हैं। एक नमूने से प्राप्त जो आंकड़े होते हैं यानी सैंपल से जो प्राप्त होते हैं, उस नमूने के आधार पर इसका प्रयोग किया जाता है। सामान्यीकरण करने के लिए हम इस तरह के डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स का प्रयोग करते हैं। इसी में से जो सांख्यिकी माप है, जहाँ पे वर्णनात्मक सांख्यिकी में हम केंद्रीय प्रवृत्ति की माप का प्रयोग करते हैं, हम विचरणशीलता की माप का प्रयोग करते हैं, हम सापेक्ष स्थिति के माप का प्रयोग करते हैं। अब एक केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या है? विचरणशीलता की माप क्या है? केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के अंतर्गत हम किन-किन मापों का प्रयोग कर सकते हैं? किस प्रकार के आंकड़ों की हमें आवश्यकता होती है?
जहाँ पे हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, और इन्फियल स्टैटिक्स में किस तरीके के जहाँ पे अनुमान आधारित सांख्यिकी है, वहाँ पे किस प्रकार के स्टैटिक्स, किस प्रकार की सांख्यिकी का प्रयोग करते हैं, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। हम सभी जानते हैं कि शैक्षिक अनुसंधान प्रक्रिया में हमें जो सैंपल हमने लिया, उस पे किसी उपकरण का प्रयोग करके किसी चर के बारे में हमारे पास कुछ प्राथमिक आंकड़े उपलब्ध हैं। अब उन आंकड़ों के आधार पर हमको निष्कर्ष निकालना है, और निष्कर्ष निकालना कठिन होता है। इसीलिए उन आंकड़ों को सार्थक बनाने की दृष्टि से हमें इन केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों का प्रयोग करना होता है। और केंद्रीय प्रवृत्ति का माप जो है किसी समूह का केंद्रीय मान या औसत मान होता है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप आंकड़ों के माध्यमान, औसत मान जो है उसको ज्ञात करने में सहायता करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैंने अभी उपलब्धि परीक्षण का आपको उदाहरण दिया, 50 विद्यार्थियों के अंक हैं। आंकड़ों की सहायता से अगर हम जानना चाहें कि किसने सर्वाधिक अंक प्राप्त किए, किसने न्यूनतम अंक प्राप्त किए, अधिकतम अंक तथा न्यूनतम अंकों के में कितना अंतर है, समूह का औसत मान कितना है, इसकी गणना करने के लिए हमें पिछली इकाई में जो हमने बताया वर्ग अंतराल, उस दिशा में भी हम बढ़ सकते हैं। और केंद्रीय प्रवृत्ति के अंतर्गत की जो मापें हैं, जैसे माध्य है, जिसको हम लोग अर्थमेटिक मीन के रूप में भी जानते हैं, औसत मान्य के रूप में भी जानते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं। यानी जब हमें इस तरह के प्रश्नों का उत्तर देना हो तो हम औसत माध्य या माध्य का प्रयोग कर सकते हैं। अब ये औसत माध्य क्या होता है? औसत माध्य वितरण, यानी जो भी वो उपलब्धि परीक्षण वाला जो समूह था, जो क्लास का समूह था, वितरण का वह माध्य होता है जो अंकगणितीय दृष्टि से उसको हम लोग अर्थमेटिक मीन के रूप में जानते हैं। जो उस समस्त प्रकार के जो आंकड़े उस कक्षा में उपलब्ध हैं, उन आंकड़ों और उस कक्षा में उपलब्ध विद्यार्थी यानी एन, यानी विद्यार्थियों की संख्या जो है वो एन के रूप में प्रदर्शित होती है। और जो प्राप्तांक विद्यार्थी पाए हैं उनको स्कोर के रूप में हम प्रदर्शित करते हैं। और इस एन और स्कोर को जोड़ते हुए जब हम उस पूरे स्कोर से एन को डिवाइड करते हैं, उसको भाग देते हैं, और जो मूल्य प्राप्त होता है उसको हम औसत माध्य माध्य कहते हैं। यानी उदाहरण के लिए फिर मैं अगर आपसे कहूं कि मान लीजिए 10 बच्चों का एक समूह है, 10 बच्चों में किसी ने 6, 8, 10, 5 इस तरीके से पाया, और आपने सबको जोड़ा, 10 की संख्या में जोड़ लिया, और जोड़ने के बाद जो उसका स्कोर आ रहा है वो 65 आ रहा है या 70 आ रहा है, और 10 उनकी संख्या है जिन्होंने स्कोर पाया है, तो उसको आप जब डिवाइड करेंगे तो एवरेज जो है 7 आएगा। और जो एवरेज है ये 7, यही माध्य है, यही औसत है, यही केंद्रीय प्रवृत्ति के माध्य मापन में माध्य है, जिसको हम लोग औसत के नाम जानते हैं। अब इसका प्रयोग हम लोग करते हैं कब? जब आंकड़े सतत हो, जब आंकड़े सम्मित हो, एक रूप में हो, आंकड़े इंटरवल में लेकर के मेजरमेंट का जो स्केल है इसको इंटरवल लेवल पे भी हम ले जा सकते हैं। जब हम सेंट्रलाइज पॉइंट ज्ञात करने में सक्षम हो, तो जब इस तरह के आंकड़े हमारे सामने आते हैं, जिसको हम ग्रुप भी कर सकते हैं, अनग्रुप भी कर सकते हैं, जिसको हम क्लास इंटरवल के रूप में भी फ्रेम कर सकते हैं, नहीं भी फ्रेम कर सकते हैं। हाँ, इन आंकड़ों की श्रेणी जो है सतत होनी चाहिए। फिर उसी को जैसे एक्स है, x1, x2, x3 इस तरीके से, यानी स्टूडेंट 1, 2, 3 इस तरीके से हम उसको जोड़ते हैं, फिर स्टूडेंट्स की संख्या से भाग दे करके। और एक उसका सामान्य फार्मूला होता है जब अवर्गीकृत आंकड़े होते हैं, अनग्रुप डाटा होता है, तो सिग्मा x अपान n करके हम किसी भी समूह का माध्य ज्ञात कर सकते हैं। शर्त इसमें भी यही है कि संख्या कम होनी चाहिए, क्योंकि जब उन आंकड़ों के, मान लीजिए अभी तो 10 की संख्या थी, जब यह आंकड़ों की संख्या 100 हो जाएगी तब कैसे ज्ञात करेंगे? हो जाएगा, समय अधिक लगेगा, परिश्रम की अधिक आवश्यकता होगी। इसलिए उस अनग्रुप डाटा को ग्रुप डाटा बनाने की दिशा में हम यहां बढ़ते हैं। इसीलिए इसकी लघु विधि और दीर्घ विधि, माध्य ज्ञात करने की दोनों विधियों का प्रयोग किया जाता है। उसमें भी जैसे अभी हमने कहा कि आंकड़ों को
आप व्यवस्थित क्रम में दे सकते हैं, तो सिग्मा एफएक्स अपॉन डी कर सकते हैं। सिग्मा एफएक्स क्या है? जैसे मान लीजिए 20 की संख्या हो गई, तब भी हम इसको देख सकते हैं कि 20 की संख्या में x1, x2, x2 कर करके ये संख्या हो गई। अब उसको आप चाहें तो क्लास इंटरवल ज्ञात कर सकते हैं और एक क्लास इंटरवल ग्रुप करके बना सकते हैं, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 20, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25। इस तरह का दो तरीके की श्रेणी बनती है, अपवर्जी और समावेशी श्रेणी का क्लास इंटरवल बना करके आप आंकड़ों में से उसकी फ्रीक्वेंसी, अब 0 से 5 कितने हैं उनकी संख्या ज्ञात कर लिया आपने। अब 0 से 5 की संख्या ज्ञात करने के बाद आपने देखा 0 से 5 में 2 विद्यार्थी हैं, तो ये उनकी फ्रीक्वेंसी हो गई। 5 से 10 में 4 हैं। अब ये 2 और 4 और x, इसको मल्टीप्लाई करते हुए आप सिग्मा एफएक्स ज्ञात कर सकते हैं। और सिग्मा एफएक्स के बाद उसकी जो फ्रीक्वेंसी है 2, 4, 6, 8 जो आया कि 0 से 5 में 2 हैं, 5 से 10 में 4 हैं, इनको जोड़ करके आप सिग्मा एफएक्स अपॉन n करके औसत माध्य ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अब उससे भी ज्यादा आंकड़े हो जाएं, तब आप क्या करेंगे? तो वही बात जैसा मैंने आपसे कहा कि आपको ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड उसको ग्रुप फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। उसकी लघु विधि जिसको हम लोग एज्यूम्ड मीन मेथड के नाम से जानते हैं, जिसमें हम क्लास इंटरवल बनाते हैं और उस क्लास इंटरवल में सी ज्ञात करते हैं और उस सी के आधार पे जो लघु विधि का फार्मूला है उसका प्रयोग करके सिग्मा एफ डी अपॉन एन का प्रयोग करके हम उसको उसका औसत माध्य ज्ञात कर सकते हैं। उदाहरण के लिए वही हम 0 से 5 की जगह पे 0 से 10 की श्रेणी लेते हैं, 0 से 10, 0 से 20, तो हम उसमें से जो सेंटर पॉइंट होता है या हम एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं। हम स्वतंत्र हैं, वैसे बीच का बिंदु मानना एप्रोप्रिएट होता है, तो हम किसी को भी एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं। एज्यूम्ड मीन मानने का और एज्यूम्ड और सी ज्ञात करने का फार्मूला होता है x माइनस एम अपॉन सी। उसका प्रयोग करके हम डी ज्ञात करते हैं और उस डी के आधार पे हम विविएशन करते हैं, विचलन ज्ञात करते हैं और सिग्मा एफ डी अपॉन एन करके लघु विधि से भी माध्य हम ज्ञात कर सकते हैं। उसी प्रकार से माध्य के बाद माध्यिका केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप है, समय की अपनी सीमा है। तो जो माध्यिका है यह भी वर्गीकृत और अवर्गीकृत, सम और विषम दोनों प्रकार के आंकड़ों से निकाला जा सकता है। सामान्य सा इसके साथ एक कार्य होता है कि सबसे पहले हम आंकड़ों को व्यवस्थित रूप देने की कोशिश करते हैं, अवरोही क्रम में या आरोही या अवरोही दोनों क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं। अब आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद हम उसका प्रयोग करते हैं n+1/2। इस प्रकार का एक सिंपल सा फार्मूला होता है, जब समूह का n विषम हो, तब जब समूह का आकार सम हो। दो चीजें माध्यिका के ज्ञात करने में हमें ध्यान रखनी होती है। समूह का आकार विषम हो तब क्या करेंगे और समूह का आकार सम हो तब क्या करेंगे। तो सबसे पहले माध्यिका ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। फिर मध्य पद ज्ञात करने के लिए क्या करना होता है, माध्यिका मध्य पद ही होती है किसी भी वितरण में, तो हम n+2वां पद के नाम से उसको संबोधित करते हैं। यानी जैसे 10 की संख्या है, 8 की संख्या है, 7 की संख्या है, तो उसको उस हिसाब से देखते हैं। फिर हम माध्यिका का निर्धारण करते हैं। यदि समूह का आकार हो सम, तो n+2वां पद के ऊपर तथा नीचे दोनों के जो मान हैं, जो उनकी संख्या है, उनका औसत निकालने का प्रयास किया जाता है। विषम हो, मान लीजिए कि 9 विद्यार्थी हैं, तो 9 विद्यार्थी हैं और n+2 मतलब 10, तो ये तो पांचवा पद आसानी से हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वो विषम होगा, सम होगा, तो उसका फार्मूला जैसे मैंने आपको अभी बताया कि पहली श्रेणी और उसके आगे की श्रेणी दोनों को जोड़ करके जो एवरेज आता है, उस औसत को हम दोनों को दे देते हैं। इस प्रकार से माध्यिका भी लघु विधि और
दीर्घविधि के माध्यम से हम लोग उसको ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। तीसरा जो केंद्रीय प्रवृत्ति के जो माप हैं, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण कह लीजिए महत्वपूर्ण की दृष्टि से अगर देखा जाए, तो जब हम इन तीनों को डिफरेंशिएट करने की कोशिश करेंगे, अंतर करने की कोशिश करेंगे, तो हमें देखना पड़ेगा केंद्रीय प्रवृत्ति में मूल रूप से माध्य, माध्यिका और बहुलक, इन तीनों की चर्चा की जाती है। जैसे मैंने माध्य बताया, उस प्राप्तांक का, उस वितरण का औसत होता है। माध्यिका उस प्राप्तांक का मध्य बिंदु होता है, और उस मध्य बिंदु को दो तरीके से निकाला जा सकता है, जिसकी चर्चा अभी मैंने की। और तीसरा जो होता है बहुलक। बहुलक मतलब फ्रीक्वेंसी, मोस्ट फैशनेबल आइटम, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो, यानी किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में जो सबसे ज्यादा बार आया हो, इजिली ऑब्जर्वेशन, सबसे इजी तरीके से कहा जाए कि केंद्रीय प्रवृत्ति में जो बहुलक है वो सबसे आसान तरीके से मापा जाने वाला जो है माप है, जिसमें जैसे मान लीजिए कि अगर उसको आप दंड आरेख में दिखाने की कोशिश करते हैं, तो सबसे ऊंचा दंड आरेख जिसका होगा वो उस श्रेणी का बहुलक होगा। और इसको दूसरे तरीके से अगर समझें कि एक 20 विद्यार्थियों के समूह में किसी प्रकार के परीक्षण का प्रयोग किया गया, और मान लीजिए कि जो है उस परीक्षण में 16 नंबर पाने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है, तो जो 16 नंबर पाने वाले की संख्या ज्यादा है, वो 16 नंबर ही उस श्रेणी का बहुलक होगा। इसको भी आंकड़े किस पैमाने पर हैं? नामित स्तर पे होना चाहिए, नॉमिनल लेवल पे होना चाहिए। सामान्य वितरण भी हो सकता है, विषम वितरण के रूप में भी किए जा सकते हैं। आंकड़े अपूर्ण भी हो सकते हैं। शीघ्र इसका पता लगाया जा सकता है। वर्गीकृत आंकड़े और अवर्गीकृत आंकड़े दोनों में हम चाहें तो क्लास इंटरवल बना सकते हैं और उसका प्रयोग करके बहुलक को ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार से जैसा मैंने अभी आपको बताया कि बहुलक उस श्रेणी का सबसे फैशनेबल आइटम होता है। इसके भी वर्गीकृत और अवर्गीकृत आंकड़ों से ज्ञात करने के विभिन्न सूत्र हैं, और उसके सूत्रों का प्रयोग करके हम आंकड़ों को देख सकते हैं। इसके बाद इन तीनों में जो माध्य है, माध्यिका है, जो बहुलक है, ग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटा, लॉन्ग मेथड, शॉर्ट मेथड के माध्यम से जब हम इनको ज्ञात करने के बाद जब तुलना की दृष्टि से देखते हैं कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप जो हैं उसमें कौन सा माप सबसे स्टेबल है, तीनों में क्या अंतर है, तो अगर आंकड़ों की प्रवृत्ति के आधार पे जाएंगे तो जो माध्य है वो हमेशा जो है इंटरवल लेवल पे आता है, जो माध्यिका है वो क्रमिक ऑर्डिनल लेवल पे आता है, और जो बहुलक है वो नॉमिनल लेवल पे रहता है। माध्य सभी मानों के जो योग हैं उनका उस संख्याओं से भाग देकर के प्राप्त होता है। माध्यिका वितरण का मध्य बिंदु होता है, और बहुलक वितरण में सभी से अधिक बार जो पद आता है वह मान होता है। माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे अस्थायी और सबसे स्टेबल और सबसे सटीक मापन होता है। इसमें अगर आप किसी वैल्यू में परिवर्तन करेंगे तो एवरेज बदल जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए अगर आप देखें तो किसी स्कोर में 10, 20, 25, 30, 40 इस तरह की संख्या है, तो 10, 20, 30, 40 इस तरह की संख्या है। जैसे ही 40 को आप 20 कर देंगे तो जो एवरेज है वो बदल जाएगा। लेकिन मीडियन और मोड में ऐसा नहीं है, यानी जो स्कोर्स हैं उसके वैल्यू में परिवर्तन करेंगे तो उसमें कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होने वाला है, यानी वेरिएबिलिटी नहीं आती है। लेकिन जो एवरेज है उसमें वेरिएबिलिटी आती है, उसमें जिसको हम लोग विचलनशीलता बोल सकते हैं, वो आता है। माध्य का प्रयोग जब हमें औसत देखना है तब करते हैं, और माध्यिका का प्रयोग जब कुछ मान हमें ज्ञात होते हैं, और बहुलक का प्रयोग कुछ मान अनुपस्थित भी हैं, वितरण विषम भी है, तब भी हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के अंतर्गत माध्य, माध्यिका, बहुलक के थ्योरेटिकल संप्रत्यय को समझने की कोशिश की। कुछ कुछ उदाहरणों के माध्यम से भी समझने का हमने प्रयास किया।
विभिन्न सूत्रों की हमने चर्चा की, जिसके आधार पे लघु विधि के माध्यम से, दीर्घ विधि के माध्यम से, ग्रुप डाटा के माध्यम से, अनग्रुप डाटा के माध्यम से माध्य, माध्यिका और बहुलक की चर्चा की। और उसको आप अभ्यास जब करेंगे तो निश्चित रूप से माध्य कैसे निकाला जाता है, माध्यिका कैसे निकाली जाती है, बहुलक कैसे निकाला जाता है, उसके सूत्रों का स्मरण करके आप उसका उससे संबंधित जो अभ्यास है उसको कर सकते हैं। अब माध्य, माध्यिका और बहुलक, जिसका मैंने अभी आपसे उदाहरण दिया कि जो औसत है, औसत 10 बच्चों की श्रेणी है और 10 बच्चों की श्रेणी में एक बच्चे ने 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 7 और 8 इस तरीके से पाया है। लेकिन किस बच्चे में कितना अंतर है, यह नहीं है। एवरेज तो प्राप्त हो गया हमको, लेकिन 10 बच्चों की संख्या में 4 को मैंने 0 कर दिया और जो 8वां अंक है, जो 8वां प्राप्तांक है, उसको हमने 30 कर दिया और एवरेज निकाला, एवरेज वही आया। तो इसमें एक प्रकार से यह पता लगाना संभव नहीं हो पा रहा है कि जो पद हैं, उनके बीच फैलाव क्या है, रेंज क्या है, उनके बीच डेविएशन कितना है, विचलनशीलता कितना है। जैसे केंद्रीय प्रवृत्ति की जो माप है, वो विशिष्ट प्रकार के माप का वर्णन करती है। वो आंकड़ों की पूरी तस्वीर प्रदान करती है, लेकिन कुछ ऐसे तस्वीर होते हैं, कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर नहीं मिलता। जैसे जिस जनसंख्या की मैं बात कर रहा था, एक एक्स और वाई दोनों एक दूसरे से कितना अंतर रखते हैं इसका पता नहीं लगेगा। विचरणशीलता, जैसे अगर हम लोग कहें कि समूह बना लेते हैं ए बी सी डी, फॉर एग्जाम्पल देखें, समूह ए में एक स्कोर हमने रखा जिसका एवरेज 20 आया, समूह बी में हमने एक स्कोर रखा जिसका एवरेज 20 आया, और समूह सी में हमने एक स्कोर रखा जिसका एवरेज 20 आया। तीनों का एवरेज 20 है। अब समझने की दृष्टि से आप समझिए कि पहले समूह का जो वितरण है वो 10, 12, 14, 16, 18 इस तरीके से है, और दूसरे समूह का जो वितरण है वो 0, 0, 0, 0, 0 करते हुए लास्ट का जो 9th स्कोर है, 19 स्कोर है वो 80 और 140 है, और एवरेज जो आ रहा है 20 वो आ रहा है। तो तीनों का एवरेज जो है एक ही आ रहा है, लेकिन फैलाव नहीं पता चल रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पता चल रहा है। इसमें जो फैलाव है समूह बी में वो 0 से 140 तक है, और जो समूह ए का फैलाव है वो 10 से लेकर के 25 यानी 15 का अंतर है, और जो समूह है उसका जो ग्रुप है वो प्रत्येक जो स्टूडेंट है वो 20 नंबर पाए हैं, यानी 20 करके 20 स्टूडेंट्स, इस तरीके से एवरेज 20 आया हुआ है। तो तीनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग अलग है। अब इन उदाहरणों को अगर हम लोग तुलना करें कि समूह ए बेटर है, समूह बी बेटर है और समूह सी बेटर है, तो हम उसको तुलना नहीं कर पाएंगे। केंद्रीय प्रवृत्ति की जो माप है, इस तरह के प्रश्नों का उत्तर देने में असमर्थ होते हैं। वो विचरणशीलता अथवा फैलाव को नहीं बता पाते हैं। इसीलिए हमें विचरणशीलता की मापों की तरफ बढ़ना होता है, जो वितरण के फैलाव को दर्शाते हैं। विचरणशीलता की माप जो होती है वो आंकड़ा का जो केंद्र बिंदु होता है उससे कितना दूर है, इसका भी हमें कह लीजिए कि इसका भी हमें ज्ञान कराते हैं। हम इन विचरणशीलता की मापों से हम फैलाव को भी पता कर सकते हैं, जिसको केंद्रीय प्रयोग की जो विचरणशीलता है, जैसे प्रसार क्षेत्र है, चतुर्थक विचलन है, माध्य विचलन है, मानक विचलन है, जिसको हम लोग रेंज बोलते हैं, क्वांटाइन बोलते हैं, डेविएशन बोलते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशंस बोलते हैं। तो इस तरीके से 4 इसमें मुख्य रूप से प्रयोग किए जाते हैं। प्रसार क्या है? प्रसार विचलनशीलता का एक ऐसा माप होता है जो उसका उच्चतम मापन, जो उसका उच्चतम स्कोर होता है और निम्नतम स्कोर होता है, उन दोनों के बीच का जो अंतर होता है, यानी अधिकतम मान और न्यूनतम मान, इनके बीच की जो दूरी होती है वो उसका प्रसार होता है। फॉर एग्जाम्पल, न्यूनतम स्कोर जो है 45 है और मैक्सिमम जो स्कोर है, जो सबसे हाईएस्ट स्कोर है वो 105 है। तो इसके बीच जब डिफरेंस निकालेंगे तो जो डिफरेंस आएगा वो रेंज होगा।
इसी तरीके से हम इसको ग्रुप और अनग्रुप में भी श्रेणी अ, श्रेणी बी के रूप में भी हम देख सकते हैं। जो विचरणशीलता का दूसरा माप होता है, जिसको हम लोग सेमी क्वांटाइल, क्वांटाइल चतुर्थक विचलन कहते हैं या अर्ध अंतर सेमी क्वांटाइल रेंज के नाम से भी जाना जाता है, Q3 और Q1। यह प्रसार से थोड़ा-सा विकसित रूप है। जैसे हमने केंद्रीय पृथ्वी की माप में पढ़ा कि जो है माध्य, माध्यिका, बहुलक इन तीनों में सबसे श्रेष्ठ की दृष्टि में माध्य आता है। उसी तरीके से विचलनशीलता की तरफ जब हम लोग बढ़ते हैं तो चतुर्थक विचलन रेंज से थोड़ा-सा व्यवस्थित होता है। प्रसार के रूप में इसको भी हम लोग जानते हैं। पहले और तीसरे चतुर्थांक के बीच में विभाजित करने वाला जो चतुर्थक विचलन है, उसको हम Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 के रूप में प्रदर्शित करते हैं, उसको उस सूत्र के माध्यम से देखते हैं। यानी फर्स्ट क्वांटाइल Q3 के रूप में, जिसको 25% मान को हम लोग बोलते हैं, वितरित होते हैं, तथा 75% मान जो होता है, वो तीसरा थर्ड क्वांटाइल होता है, Q3 होता है। इस तरीके से चतुर्थांक विचलन निकालने के भी सूत्र हैं, जिसको हम P75 माइनस P25 अपॉन करके देख सकते हैं। इसमें जो चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण कह लीजिए मानक विचलन जिसको हम लोग स्टैंडर्ड डिविएशंस के नाम से जानते हैं। मानक विचलन सामान्यतः विचरणशीलता के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि विचरणशीलता का सबसे सुसंगत तथा सबसे स्थिर स्टेबल इंडेक्स के रूप में इसको हम लोग जानते हैं। यह माध्य से वर्ग यानी जो एवरेज है उस ग्रुप से और जो विचलन है उसका डेविएशन जो हम लोग निकालते हैं, उसका जो घनात्मक वर्गमूल होता है, जो स्क्वायर होता है, माध्य विचलन की गणना में चिन्हों से संबंधित समस्याओं को विचलनों का वर्ग करके समाप्त कर दिया जाता है। मानक विचलन को आमतौर पे ग्रीक अक्षर जो है सिग्मा से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। मानक विचलन का उपयोग सर्वाधिक विश्वसनीय विचरणशीलता की माप के रूप में किया जाता है। केंद्रीय प्रवृत्ति में हम सब लोग माध्य का प्रयोग करते हैं। विचलनशीलता की जब हम लोग गणना करते हैं, जैसे हमने सिग्मा एफ अपॉन एन, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन हमने माध्य के लिए बोला, उसी सूत्र का परिमार्जित कह सकते हैं। जो मानक विचलन है वर्गीकृत आंकड़ों में जब हम देखना होता है तो हम सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन को हम मानक विचलन के वर्गीकृत आंकड़ों के रूप में उसका प्रयोग करके देख सकते हैं, जहां पे x माइनस m के रूप में हम लोग इसको देखते हैं। माध्य का पूर्ण मान संख्या होने की स्थिति में इस सूत्र का प्रयोग हम लोग करते हैं, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। उसी तरीके से सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन, इस सूत्र का प्रयोग तब हम करते हैं जब माध्य का भिन्न भिन्न रूप होता है। उसकी जो लघु विधि है उसमें भी हम क्लास इंटरवल जब उसको ग्रुप डाटा को अनग्रुप डाटा की तरफ बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो सिग्मा एफ डी अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी का होल स्क्वायर अपॉन एन, इस तरीके से इस सूत्र का प्रयोग करके हम मानक विचलन की गणना प्रयोग करते हैं। उसमें भी जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि एक क्लास इंटरवल का कॉलम बनेगा। क्लास इंटरवल मान लीजिए अनग्रुप डाटा है तो और ग्रुप डाटा है, तो ऑन ग्रुप डाटा है तो उसको ग्रुप डाटा में आप परिवर्तित करेंगे। क्लास इंटरवल में परिवर्तित करने के बाद इसी तरीके से जैसे आपने माध्य को ज्ञात किया, सापेक्षिक स्थिति के भी माप होती हैं। पूर्व में जो हमने केंद्रीय प्रवृत्ति की माप को, चूंकि समय की सीमा है और एक उदाहरण अगर हम लोग केंद्रीय प्रवृत्ति की माप का लेते हैं, एक उदाहरण हम स्टैंडर्ड डेविएशन का लेते हैं, तो समय की दृष्टि को और जब उसको हम अभ्यास की दृष्टि से देखते हैं तो और आसान हो जाता है जब हम उसको सॉल्व करने का करते हैं। मैंने जैसे उदाहरण के लिए आपको माध्य का उदाहरण लिया, वही उदाहरण आप विचलनशीलता में ले सकते हैं। प्रयोग विचलनशीलता के सूत्र का करेंगे, जहाँ पे जैसे उसके जो चरण हैं जो मैंने अभी बताए उसका प्रयोग किए। तो इस प्रकार आपके इकाई में सापेक्षिक स्थिति में परसेंटाइल और परसेंटाइल सापेक्षिक स्थिति के मापों का भी उल्लेख है। समय को ध्यान में रखते हुए आज की जो चर्चा है उसमें हम लोगों ने मूल रूप से
आंकड़ा संग्रह करने के लिए, आंकड़ों का आलेखी निरूपण करने के लिए किस प्रकार हम आंकड़ों को व्यवस्थित रूप देते हैं, प्राथमिक आंकड़े क्या हैं, द्वितीयक आंकड़े क्या हैं, सतत आंकड़े क्या होते हैं, असतत आंकड़े क्या होते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कौन-कौन सी हैं, उनकी गणना कैसे की जाती है, विचलनशीलता की माप कौन-सी है, उसकी गणना कैसे की जाती है, आदि के बारे में संक्षिप्त चर्चा की। अगली कक्षा में पुनः हम उपस्थित होंगे। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।